जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है काफी लंबे अरसे के बाद अभिजीत अय्यर मित्रा। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत आपका। नमस्कार, जय थैंक यू हिंद। फॉर हैविंग मी अंबर। कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका गला अभी ठीक है। इंशाल्लाह, लेट्स सी। हाँ जी, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे आज के इस सेशन में आपका गला साथ दे पूरी तरह से। और जो हम बात करने वाले हैं कि रिसेंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक हलचल, वो तो खैर हर दिन करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया है कि चाइना और जो इंडिया है वो यूक्रेन वॉर की प्राइमरी फंडर्स हैं, उनको जो रशियन ऑयल लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, वार्निंग देना, फिर उधर से नेटो को भी बोल रहे हैं कि आप अगर आपके फाइटर्स फिर से आते हैं उनको भी मार गिराओ। कहीं न कहीं एस्केलेशन की तरफ ये सारी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है ट्रेड को लेकर, आपको क्या लगता है कि कब तक भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड वॉर रिज़ॉल्व हो सकता है? क्योंकि सिचुएशन लगातार काफ़ी गंभीर बनती जा रही है। हुँ। सो देखिए इसमें ना अ, जब हम ट्रेड वॉर बोलते हैं, वो ट्रेड वॉर है क्या? पहले देखिए मार्केट डिस्टॉर्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्टिंग फैक्टर्स। इंडिया में अगर हुँ, आप देखेंगे, जो 3 मार्केट सबसे ज़्यादा करप्टेड हैं, वो है कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स और ये एजुकेशन, ठीक है? क्योंकि हुँ, हर पॉलिटिशियन का उसमें हाथ रहता है। आपने एक भी एजुकेशन कंपनी देखा है जिसके बोर्ड पे कोई एमएलए नहीं होगा या एमपी नहीं होगा या कोई मुख्यमंत्री या ऐसे कुछ नहीं होंगे? हमेशा रहे या हुँ, मुख्यमंत्री के खानदान नहीं होंगे या मंत्री के खानदान नहीं। दे आर ऑलवेज़ सिटिंग ऑन सम कंस्ट्रक्शन कंपनी। सब पॉलिटिशियन कोई ना कोई स्पोर्ट्स बोर्ड का ये बनना चाहता है और सब कोई ना कोई ये स्कूल ओन करता है। नाउ डिस्टॉर्टेड मार्केट में क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा अ, अमेरिका में यही होने वाला है। जब वो बोलते हैं कि उनको टैरिफ पे करना है। देखिए अंबर जी, अगर मैंने आप पे टैरिफ लगाया, आपके बिरयानी पे, आपका बिरयानी ₹100 रहने वाला है, ठीक है ना? मैं जिसको आगे बेचूँगा, वो पहले ₹110 देते थे, आपको 100 मिलता था, मेरे को 10 मिलता था। अब क्या होगा कि क्योंकि मैंने 40% टैरिफ लगा दिया है, कंज़्यूमर मेरे को ₹150 पे करे, है ना? तो इसमें मैं पे नहीं कर रहा हूँ, अमेरिकन टैक्स पेयर पे कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि आप इनएफिशिएंसी को सब्सिडाइज़ कर रहे हो। जिनका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, उनके प्रोडक्ट को आप कॉम्पिटिटिव बना रहे हो। इसमें क्या होता है कि इसका काफ़ी सारा नॉकडाउन इफ़ेक्ट होता है इकोनॉमी पे। अब ट्रम्प क्यों करना चाहता है? इसका 2 कारण हैं। पहले तो ये है कि पिछला जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतना भ्रष्ट था, इतना इन योर फेस भ्रष्ट था, जो हंटर बाइडेन ने किया और फिर जिस तरह से और डॉक्टर फाउची ने क्या सब किया था कोविड के टाइम और जिस किस्म से उन्होंने सबको पूरे अपने खानदान को पार्डन कर दिया ऑफिस खत्म करने से पहले। इस बार ट्रम्प छिपा नहीं रहा है कि वो कितना भ्रष्ट है। पूरा इन योर फेस है। जो H1B वाला देखेंगे, उसमें क्या लिखा है? आप हमारे आगे आके गिड़गिड़ाओ बताने के लिए कि आप अमेरिका के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं और इसी वजह से आपको फिर वो 1 लाख का फी नहीं भरना पड़ेगा। गिड़गिड़ाओ माने गिड़गिड़ाओ ऐसे-वैसे नहीं, गिड़गिड़ाओ माने हज़ूर ये लीजिए हफ्ता वसूली, ठीक है? और आप देख लीजिए सेर्जियो गोर, जिनके वजह से इलॉन मस्क को कैबिनेट से निकाला गया, जो ट्रम्प के सबसे निकटतम हैं, उनको एम्बेसडर भेजा जा रहा है, क्यों? इधर हफ्ता वसूली। अब इसमें एक चीज़ है भ्रष्टाचार। दूसरा है कि इनको बहुत पड़ी है कि इनको नोबेल प्राइज़ चाहिए, नहीं तो फिर आपने वो देखा था ना वो स्टेज्ड वाला कैबिनेट मीटिंग जिसमें पूरे कैबिनेट को एक-एक करके बोलना पड़ा, आप कितने महान हैं। आपको तो ये क्या मैंने आपसे ज़्यादा कोई देवता देखा नहीं है जिनके चरणों पे ब नोबेल प्राइज़ प्रस्तुत की जानी चाहिए एटसेट्रा, एटसेट्रा। इनफैक्ट नोबेल प्राइज़ को ट्रम्प प्राइज़ कहलाना चाहिए, उसको शोभा नहीं देता आपको देने के लिए। आपको नोबेल प्राइज़ ये करना चाहिए। फिर से उसने बोला, कल के स्पीच में भी उसने बोला कि एक-एक
इसके लिए मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मैंने 7 कर दिया, ठीक है। अब उनको चिड़न है कि हमने उनको एक्नॉलेज नहीं किया। काफी सारे और भी कारण हैं। अब ये सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन बहुत आसान सा है। देखिए, मैं कभी भी एक इडियोलॉग से ज्यादा एक भ्रष्ट आदमी को पे भरोसा रखूंगा, क्योंकि जो भ्रष्ट है वो खरीदा जा सकता है। जो फंडामेंटलिस्ट होता है, जो अपने विश्वासों पे इतना भरोसा करता है कि उसको खरीदा ही ना जाए, वो बहुत खतरनाक होता है। उन्हीं लोगों को हम फंडामेंटलिस्ट और टेररिस्ट कहते हैं। और इसी वजह से मैं मानता हूं कि जब सेर्जियो गोर इधर आएगा और उसका हफ्ता वसूली, पाकिस्तान का जो $500 मिलियन अब तक ट्रंप के पॉकेट में जा चुका है वो क्रिप्टो ब्रोज के वजह से, जब उससे ज्यादा थोड़ा हफ्ता वसूली होगा, उसके बाद पूरा का पूरा सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा। तब तक, जैसे मैंने लिखा था अपनी ट्विटर पे, काफी सारे हिकअप्स होंगे। जैसे टैरिफ के बाद ही ये श्रिम्प, नॉट केकड़ा, श्रिम्प को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रॉन्स को? प्रॉन्स को झींगा आई बिलीव। हाँ, झींगा। झींगे पे और हमारे इस पे H1B पे जो भी और स्टेप्स लगे हैं, वो ये हिकअप्स की तरह है। क्या एक दो और हिकअप्स भी लगेंगे? अभी हिकअप्स खत्म नहीं हुए। बट द मेन थिंग इज कि उसको पता है। देखिए, जैसे वो, ठीक है, वो बोल रहा है कि वी आर फंडिंग द वॉर, इट इज नॉट टोटली फॉल्स। अगर हम देखें, वो भी काफी एक्यूरेट है। पर इससे हमारा क्या लेना देना भाई? हम ये भी बोल सकते हैं यू आर फंडिंग पाकिस्तान वॉर अगेंस्ट अस, है ना? सो इट्स फाइन। ये दिस वी कैन डील विथ, दिस इज नॉट सच अ प्रॉब्लम दैट वी कांट डील विथ। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरे तरह से वो अंडरहैंड तरीके से स्टेट को जैसे अंडरमाइन किया जा रहा है, वो खत्म हो गया। और देख लीजिए, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि पिछले 20 साल में पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन ने इंडिया का साथ दिया, क्योंकि उनका जो मोदी के खिलाफ जो हेट्रेड है, वो ट्रंप के खिलाफ हेट्रेड से कहीं कम है। तो देख, इस आई इज इट सीरियस? यस, वी शुड इग्नोर हाउ सीरियस इट इज। अभी मैं तिरुपुर से आया हूँ, जो कोयम्बतूर के पास है। वो $7 बिलियन का इकोनॉमिक जोन है। लगभग $7 बिलियन तक हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स उधर हो रहे हैं। उधर 50% फैक्ट्री शट डाउन हो गया। अब बोलते हैं कि ट्रांजिएंट लेबर है। भाई, ट्रांजिएंट लेबर को भी पैसा चाहिए होता है, तो वो कहाँ जाएंगे? सो इट इज नॉट दैट इट इज नॉट सीरियस। द थिंग इज, सीरियस प्रॉब्लम भी जब सॉल्वेबल होता है, यू कैन डील विद इट। तो अभिजीत, क्या ये समझें कि जो ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उस सब में भारत एक कोलेटरल डैमेज बन रहा है? हाँ, प्रीटी मच यही। बट इट इज मोर देन जस्ट रशिया यूक्रेन वॉर। देखिए, नेटो पर भी कितने सारे इसने ये लगाए थे, ईयू पे। ईयू तो पूरा का पूरा समर्थन कर रहा है नेटो यूक्रेन वॉर पे। तो उसमें नेटो ने क्या किया था बेचारे लोगों ने? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। फिर भी उन पे टैरिफ कितना लगाया गया, वो आके गिड़गिड़ाए और फिर उनको ट्रेड डील मिला। तो ये एक और बहाना है। ये बंदा क्या करना चाहता है? टैरिफ के नाम पे अपने लोगों को बुद्धू बनाना चाहता है कि मैं टैरिफ लगा। पर टैरिफ से क्या होता है? आपका खुद का पॉपुलेशन पे करता है। जब आपका खुद का पॉपुलेशन पे करता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। आई मीन, सबका दाम अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो भी आपने कर्जा लिया था और कर्जा वापस देना सस्ता पड़ जाता है। अमेरिका का डेट तो सभी को पता है। अमेरिका का डेट जीडीपी से 1.3 ज्यादा है। हर $1 के लिए जो वो उनके पास है, 1.3 डेट है। और उस डेट को, उस कर्जा को चुकाने के लिए वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि कर्जा, इतने बड़े कर्जे से आप बस इन्फ्लेशनरी प्रेशर से ही निकल सकते ओके।
तो अगर हम अब भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड को लेकर चीज़ें चल रही हैं, इसको अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो क्या अपने जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, जिनको लेकर बार-बार ये बात की जा रही है कि हम लोग रिज़ॉल्व कर लेंगे, कभी प्रेज़िडेंट ट्रम्प या पीटर नेवारो और ये लोग कुछ बोलते हैं, फिर ये कहा जाता है कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे हैं। तो इस इन इन सारे कन्फ्यूजन्स के बीच में आपको क्या लगता है कि कोई एक टाइमलाइन है जिसके बीच में या जिसके अंदर-अंदर ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं? I would say a timeline is about 2 to 3 months. ओके। बट वो लटनिक और नवारो की वजह से नहीं, ये देखिए ये ट्रम्प ने निर्णय ले रखा है। ट्रम्प कैबिनेट में सब निर्णय ट्रम्प ही लेते हैं, ठीक है ना? बाकी सब बस उनके महान विचारों को ऑपरेशनलाइज करते हैं, है ना? तो दैट इज ऑल दैट्स हैपेनिंग। तो अभिजीत जी, मैं ये बोल रही थी कि अगर ट्रम्प इंडिया को चाइना के साथ एक साथ एक बास्केट में डाल रहे हैं और वॉर फंडर बोल रहे हैं, तो क्या इंडिया की जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी, उसको कहीं न कहीं रिस्क में आते हुए हम देख रहे हैं? या फिर आप इसको दूसरी तरह से देखते हैं? जो एक बैलेंस है डिप्लोमेसी का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ। देखिए, चाइना और अमेरिका का क्या समझौता, रिस्क हमेशा ये है कि क्या चाइना और अमेरिका का समझौता हो सकता है? क्योंकि अगर चाइना और अमेरिका का समझौता हो गया, तो हमारा तंदूरी मुर्गा बन गया, ठीक है? पर ये वो टाइम नहीं है जब चाइना और अमेरिका का समझौता हो रहा है। बराक ओबामा ने सबसे ज़्यादा इसका कोशिश किया था, क्योंकि बराक ओबामा का आइडिया था, आपको याद होगा, G2 करके। हुँ। और G2 में क्या था कि वो क्या बोलते थे कि भाई देखो 2 कंट्रीज़ हैं, पहले रूस और अमेरिका था जो अपने आप के बीच में निर्णय लेते थे कि दुनिया में क्या होगा। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी होगा, किस सरकार को बदला जाएगा, कौन-सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, कौन-सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं। और वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो रूस को चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डाल के क्या करना चाहते थे कि वो रूस और चीन के बीच में तनाव डालना चाहते थे। अब क्या हुआ है उसमें कि वो G2 चाइना ने ही ठुकरा दिया था। और जब चाइना ने ठुकरा दिया, तो क्या हुआ, ठुकरा दिया था, तो चाइना का क्या कहता है कि चाइना इटसेल्फ इज नॉट रेडी फॉर अ डील लाइक दिस, क्योंकि उस डील में क्या होता है, देखो, अगर मोहल्ले में मैं बड़ा गुंडा हूं और आप छोटे गुंडे हैं, और मैंने निर्णय लिया है, मैं आके बोलता हूं अंबर भाई चलो हम सॉरी अंबर बहन, चलो हम जाके इधर इस मोहल्ले से हम हफ्ता वसूल करेंगे, ठीक है? मैं 60% लूंगा, आप 40% लेंगे, यानी कि आप हमेशा के हमेशा नंबर 2 रहेंगे। आप क्यों मानेंगे? क्योंकि आप समझ रहे हो कि अभिजीत बुढ़ा हो रहा है, वो तो अभी 5-10 साल में फूंक देगा। मैं क्यों एक्सेप्ट करूं कि वो नंबर 1 है और मैं तो नौजवान हूं, मैं तो उसको पीट के इसका शामी कबाब बना दूं। तो आप बोलोगे नहीं, मेरे को मेरा 60% होना, कम से कम 50-50 होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा 60 और तुम्हारा 40 होना चाहिए, क्योंकि मैं नौजवान हूं और आप बुढ़े हैं। दिस इज अ रीजन 1 एंड 2। हिस्टोरिकली आप मेरे को एक सिचुएशन बता दीजिए जहां 1 और 2 कभी मिले हैं किसी के भी खिलाफ। हुआ ही नहीं, कभी हुआ नहीं। सो टिल दैट हैपेंस, नाउ कैन इट हैपन? श्योर। पर क्या आपको लगता है अभी चीन का लीडरशिप में वो विजन है कि वो करेंगे? देखिए, अमेरिका का एक बहुत यूनिक रोल है। जब अमेरिका नंबर 3 पे था दुनिया में, और फिर नंबर 2 बना और फिर नंबर 1 बना, पूरा बाकी का दुनिया उसको नजरअंदाज किया। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्टिनेंट पे था
और वो उसी कॉन्टिनेंट पे फोकस्ड था और फिर उसका दृष्टिकोण अपने ही पश्चिमी कॉन्टिनेंट पे पड़ा। पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में उसका दृष्टिकोण पड़ा ही नहीं, उसका प्रभाव पड़ा ही नहीं। इसीलिए अमेरिका, द राइज ऑफ अमेरिका वाज इग्नोर्ड बाय एवरीबॉडी। सब मानते थे ब्रिटेन नंबर 1 है और जर्मनी नंबर 2 बन गया। जर्मनी तो सबसे 1870 से नंबर 2 था जब उसने फ्रांस को हरा के पेरिस पे कब्जा कर लिया था, है ना? तब तक ब्रिटेन नंबर 1 था और फ्रांस नंबर 2 थे। 1870 से जब से जर्मन रीयूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी नंबर 2 बन गया और फ्रांस नंबर 3, पता नहीं शायद 4 भी बन गया। कोई भी देख नहीं रहा था कि अमेरिका अपना इंडस्ट्रियल पावर बढ़ा रहा है। और 1920 के बाद से बिना शक, शायद 1920 के पहले 1900 से ही अमेरिका ही सबसे ताकतवर देश था, पर उन्होंने इस साइड वेस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे कोई भी प्रभाव नहीं किया उस टाइम पे। So historically, I would say it is almost, you never say anything is impossible, but you say it is close to impossible. ओके। लेकिन एक सवाल जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ है वो ये कि अभिजीत, हम इज़राइल, अमेरिका और भारत की बात करते हैं, जो आईमैक प्रोजेक्ट मिडल ईस्ट और ये सारा कुछ उसका सिल्क रोड के तौर पे देखा जा रहा था। और जो ये मिडल ईस्ट में हमने देखा इंस्टेबिलिटी के चलते बीच में रह गया। अब सवाल ये है कि क्या ये तीनों शक्तियाँ एक साथ आएँगी और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के बारे में कुछ हम इस पे कुछ अपडेट्स देख पाएँगे? इस पे बस एक अभी रुकाव है और वो है जो इज़राइल गाज़ा में कैंपेन चल रहा है। बिकॉज़ इट इज़ वेरी इनकन्वीनिएंट फॉर द साउदीज़ टू बिल्ड दैट कनेक्टिविटी जब गाज़ा पे हुँ, हमला हो। प्राइवेट में तो सऊदी बहुत खुश हैं गाज़ा में क्या हो रहा है। हुँ, सऊदी, अमीराती, बहरीनी, ओमानी बहुत खुश हैं क्या हो रहा है। पब्लिक में वो बोल नहीं सकते। प्राइवेट में सभी बहुत खुश हैं कि कतर के साथ भी क्या हुआ था, पर वो पब्लिक में कभी नहीं बोलेंगे। ये एक बहुत, देखिए, आप फ्लाइट रूट्स देख लीजिए। कतर पे कुछ भी होने के लिए सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल करना एकदम नेसेसरी है। जैसे ईरान युद्ध के टाइम सऊदी एयरफोर्स और अमीराती एयरफोर्स ने रिफ्यूलिंग किया था इजरायलीज का। ये देखिए, ये ओपन सीक्रेट है, कोई छिपाता भी नहीं है। मीन एब्सोल्युटली। हर बालकनी से लोग चिल्लाते नहीं हैं, पर क्योंकि चिल्लाते नहीं उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हुआ है। तो करवाया भी और फिर आके पूरा शोक सम्मेलन में, जब कतर में हुआ शोक सम्मेलन में आके सब हुँ, वो क्रोकोडाइल टीयर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मगरमच्छ की आंसू। मगरमच्छ के आँसू, यस। मगरमच्छ के आंसू बहाए। ओ कतर हमारे भाई हैं, ये देखो कितने लंबे नाक वाले लेकिन यहूदी। अभिजीत, यू आर राइट। पहले तो खबरें ये आ रही थी कि सऊदी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद जब ये सारी खबरें बहुत फैल गई, उसके बाद सऊदी ने थोड़ा-सा कंडेम कर दिया कि हाँ, गलत हुआ। हाँ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। अब देखिए, समझने के लिए कि क्यों सऊदी अरेबिया कतर पे या हमास पे हुँ, किसी भी हमला पे प्राइवेटली बहुत खुश है। उसके लिए इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, उसके लिए एयर स्पेस और रिफ्यूलिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो हमास है वो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक ऑफशूट है। और जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उन्होंने सुन्नी वर्ल्ड में वही करने की कोशिश की जो अयातोल्लाहों ने शिया वर्ल्ड में करने की कोशिश की कि हमको राजशाही नहीं चाहिए, हमको आ, 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 इस्लामिक रिपब्लिक बनाना है। इस्लामिक रिपब्लिक माने राजाओं का क्या होगा। तो ये हमेशा से मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत डरते हैं। और कोई भी जब मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई सरकार आता है, जैसे हमास,
और जैसे कतर जो मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार, सो मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या है, देखिए 2 किस्म के अकोमोडेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड का, एक जो जॉर्डन ने किया, दूसरा जो कतर ने किया। जॉर्डन ने क्या मुस्लिम ब्रदरहुड को बना दिया है, हिज मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन। उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में ले आके उनमें से टेररिस्ट को निकाल के उनको एक बहुत डॉबरमन से थोड़ा गोल्डन रिट्रीवर बना दिया है, ठीक है। बट कतर क्या कर रहा है, वो बोल रहा है बेटा तू डॉबरमन ही रह, सबको काट, बस मेरे को मत काट। इसी वजह से जॉर्डन और इन देशों के बीच में कोई तनाव नहीं, पर कतर और इन देशों के बीच में बहुत तनाव है, क्योंकि अल जजीरा इफेक्टिवली हर जो मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफशूट आता है, बीट हमास, बीट अलकायदा, बीट आइसिस, बीट एनीवन, उनका माउथ पीस बन जाता है। The Saudis hate that. The Emiratis hate it. The Omanis hate it. आप ओमानी को देखिए, ओमानी इबादी हैं जो खारिजाइट से हैं। खारिजाइट वो थे जिन्होंने इमाम अली का हत्या किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था आपने क्यों खारिज कर दिया, आपको कभी भी मुवैया को खारिज नहीं करना था, आपको खलीफा बनाया गया था। वो पहले अली के बहुत सपोर्टर थे, और फिर उन्होंने बोला ये भगवान ने आपको खलीफत दिया था, आपने कैसे खारिज कर दिया मुवैया को, ये भगवान ने चुना था। ये कोई ये नहीं था कि आप एक कोर्ट में जाके कोर्ट का अथॉरिटी कैसे भगवान के अथॉरिटी से ऊपर होता। और उन्होंने अली को मार डाला। इतने फैनेटिकल सेक्ट हैं, आज सबसे काम सेक्टों में से होंगे मुसलमान। ओमान सभी बोल रहे हैं कि देखो अमीरात में हिंदू मंदिर बना, शायद सऊदी में अभी हिंदू मंदिर बन जाएगा। सबसे पहले हिंदू मंदिर अरेबियन पेनिनसुला पे ओमान पर बना, 50-60 साल पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक। So imagine if that kind of a thing can over the years become a very calm, placid this thing. They want a de-radicalization of the Middle East. इन्होंने भी आग के साथ खेला है। आपको तो पता है सऊदी अल-कायदा was kind of created by the Saudis and things. क्यों? क्योंकि वो भी कतर का गेम खेलना चाहते थे कि भाई मेरे को मत काट, दूसरे को जाके काट। Now the realization is dawned. तो अभिजीत, ये जो सऊदी और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है और जिसको लेकर कई लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका है, और जैसे कि आपने जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बताए इन सारी कंट्रीज के बीच में, ये बात तो पक्की है कि इसराइल के लिए तो नहीं बना या फिलिस्तीन के हक के लिए नहीं बना, क्योंकि अगर फिलिस्तीन के लिए इन लोगों को इतनी मुसलमान या उम्मा की इतनी होती तो सालों से चल रहा है, ये लोग पहले ही एक साथ आ गए होते। हमने सऊदी की तरफ से भी बहुत डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देखे हैं, अब अचानक। So let's measure it one by one. एक है कि अमेरिका ने ये पूरा सेटअप किया है। अमेरिका को क्या मिलता है ये सेटअप करके? ये किस तरह से ट्रंप के नोबेल प्राइज को हेल्प करता है या किस तरह से अमेरिका के इकोनॉमी को हेल्प करता है? जीरो। दूसरा है कि ये इजराइल को अपोज करने के लिए सेटअप किया गया है। इजराइल को ये कैसे हेल्प करता है? ये एक दृष्टिकोण से हेल्प करता है कि अगर what we suspect, what we know, in fact what the Saudis are telling us privately is कि ये सब यमन के वजह से है। अब तक 3,000 पाकिस्तानी सऊदी में है ट्रेनर के नाते, अब 30,000 पाकिस्तानी हो जाएंगे फाइटिंग ऑन द ग्राउंड अगेंस्ट द हुथीज इन यमन, क्योंकि हुदी शिया हैं एंड दी सऊदीज विल नेवर टॉलरेट अ शिया कंट्री इन देयर। खलीज में तो कोई शिया अलाउ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पाकिस्तानी ट्रेनर से मर्सनरी बनने वाले हैं, ठीक है। ये इजराइल के इंटरेस्ट को सर्व करता है एंड देयरफॉर बाय एक्सटेंशन से अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करता है, ये मैं मान लेता हूं। बट
What happens then between Pakistan and Iran? हुदीस तो ईरानियन के सबसे निकटतम है, पूरा उनका जो सप्लाई और ये ईरान से आता है। आपको क्या लगता है ईरान बैठ के स्वेटर बुनेगा? वो बलूचिस्तान में क्या नहीं कर सकता है, अफ़गानिस्तान के द्वारा क्या नहीं करवा सकता, है ना? तो ये वही हुआ कि हमने जाके दूर उधर आग लगाने की कोशिश की और खुद अपने घर पे आग लग गया, है ना? चोर जहाँ दूर घर में चोरी करने जाता है और उसका खुद का घर में चोरी हो जाता है। It doesn't make sense. Is it providing a nuclear umbrella to Saudi Arabia? भाई सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट है अमेरिका के साथ, कतर का भी डिफेंस पैक्ट है। तीसरी, इट इज एम्ड एट इंडिया। इन सब स्टेट्स का क्या है लेना देना है इंडिया से? देखिए, ट्रीटी तो है, एक ट्रीटी है जिसका नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी। उसका जो मिलिट्री विंग है वो है पेनिनसुलर शील्ड फोर्स। ये जो जीसीसी है ये मिलिट्री ट्रीटी है। अगर एक एक पे हमला हुआ, सब पे हमला हुआ। कतर और अमेरिका का भी ऐसी ट्रीटी है कि एक पे हुआ तो सब पे हमला। ठीक है, अब कतर पे हमला इसराइल ने किया। इसराइल का सरप्राइजिंगली अमेरिका के साथ कोई भी ट्रीटी नहीं, पर जब कतर पे हमला हुआ, क्या सऊदी अरेबिया कतर के डिफेंस पे आया या अमेरिका कतर के डिफेंस पे आया? नहीं। ये ट्रीटियां भी ना इन्वोक हो सकती हैं, रिवोक हो सकती हैं। So this is, it is aimed at India. No, it is not aimed at India. ठीक। Then what is the आप purpose? the purpose is, the only purpose of this is to get mercenaries to fight for Pakistan, to fight for Saudi Arabia and Yemen. और देख लीजिए अभी शायद कई महीनों में एमिरेट्स भी एक ट्रीटी साइन करेगा ऐसे ही पाकिस्तान के साथ, क्योंकि यमन में 4 फैक्शन। अगर आप पश्चिम से पूरब जाएंगे, सबसे पश्चिमी तट पे जहां हुदैदा पोर्ट और ये सब है, उधर हुदियों का राज है। अगला जहां बीच का एरिया है, थोड़ा मोर टू द पूरब, वहां वो सेक्शंस हैं जो पुराना गवर्नमेंट का सेक्शन है जो सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। तीसरा सेक्शन है जो एडन पोर्ट, जो ओरिजिनली यमन का सबसे बड़ा पोर्ट था, बहुत मशहूर पोर्ट होता था एडन। एडन जो पोर्ट है वहां पे जो फैक्शन अमीराती सपोर्ट करते हैं उधर पे। और फिर जो ओमान के पास रेगिस्तान है उसमें अलकायदा का बसेरा है। अब इसमें क्या है कि अमीरातियों को लगता है जब पाकिस्तानी ट्रूप्स आएंगे वो पहले तो हुदियों के साथ लड़ाई करेंगे, पर फिर हमारे जो उधर कठपुतले हैं उनके साथ भी लड़ाई करेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो भी पाकिस्तान के साथ ट्रीटी साइन करेंगे कि भाई हम दोनों भाई भाई हैं। तो अगर सऊदी के कठपुतले और अमीरात के कठपुतले उधर लड़ें, पाकिस्तान को उसमें, पाकिस्तानी ट्रूप्स को उसमें नहीं लड़ना। और देखिए पाकिस्तान का हमेशा वो यूएन पीस कीपिंग में बहुत बड़ा होता था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स था उनकी। हिंदुस्तान भी जब गरीब था ना, हम बहुत सारा फॉरेन डिप्लॉयमेंट करते थे। फिर जैसे ही हम थोड़ा पैसा आ गया ना, हमने ऑलमोस्ट पूरा रोक दिया है फॉरेन डिप्लॉयमेंट। इस पे एक पेपर भी है कि जैसे पर कैपिटा इनकम ग्रो होता है वैसे ही आपने देखा, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान यूज्ड टू बी द 3 बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू यूएन पीस कीपिंग। वो पीस कीपिंग था, ये मर्सनरी। ओके, तो समझ में आता है कि ये क्यों सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस पैक्ट है। इनफैक्ट एक अमेरिकन सॉरी पाकिस्तानी एक डिप्लोमेट है, उन्होंने भी इसी तरह की बात की है कि ये सिर्फ इस पर्पस से डिफेंस पैक्ट हुआ। और पाकिस्तान की हम बात करें तो ऑफ कोर्स उनकी जो फोर्सेस हैं तो मर्सनरी फोर्सेस ही हैं, और सऊदी आर्मी लड़ नहीं सकती, तो उनको लड़ने के लिए तो कोई तो चाहिए अपने बॉर्डर पे। तो नोबडी इज बेटर देन पाकिस्तान।
जी। Pakistan is very happy to poke its nose into everybody else's business. बट बेचारा पाकिस्तान ये बंदा है जो एक मेले में जाता है और उसका शॉल चोरी हो जाता है और फिर वो आके रोता है कि पूरा मेला उसके खिलाफ साजिश था, उसकी शॉल चुराने का के लिए एक साजिश था। See, whatever happens in the world, one standard rule is Pakistan gets screwed. एक छोटू होता है ना, उस पे सब गुस्सा निकाल देते हैं, थप्पड़ मारते हैं। दैट छोटू इज पाकिस्तान। Basically. Thank you, Abhijit, for Thank joining you. our show and for the valuable inputs, especially. Thank you so Thank much. you. Always a pleasure. Take care. Thank you. Bye. Bye bye. Jai Hind, Namaskar.